सरदार खान उन आदमियों में से था जिनके दिल में मरने का बस उतना ही खौफ होता है जितना किसी के दिल में कांटा चुभने का। मैंने टेलीस्कोप साइट पर लगी एलिवेशन में मुनासिब तब्दीली की और गहराई में देखने लगा था। जल्द ही दरख्तों के एक झुंड से निकलकर दो आदमी दबे कदमों ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आए। वो चूंकि सामने की तरफ बढ़ते आ रहे थे, इसलिए मुझे हरकती हदफ के लिए ली जाने वाली लीड लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ट्रिगर दबाते ही ठक की आवाज के साथ दाएं जानिब वाला आदमी उछलकर पीछे गिरा। बैरेट की ताकतवर गोली ने उसे किसी ताकतवर आदमी के धक्के की तरह पीछे उछाल दिया था। उसका साथी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। बगैर गोली का धमाका हुए उसका साथी गिरा था। उसकी ये हैरानी मेरे लिए गनीमत का बायस हुई थी। सूरत से राइफल कॉक करते हुए मैंने उसकी खोपड़ी में भी गोली दाग दी। अपने साथी के पीछे गिरने की वजह से वो उसकी जानिब रुख करके खड़ा था। मेरी जानिब उसकी पुश्त थी। खोपड़ी के अकबी हिस्से में लगने वाली गोली से वो औंधे मुंह अपने साथी पर गिर गया। शेरजान और रजा को गोली लग गई है कमांडर। मेरे सामने ऑन पड़े आईकॉम से किसी ने रोशन खान को पुकारा था। जवाबन रोशन खान गुस्से से चिल्लाया, बताया था एहतियात से चले। अचानक मुझे ख्याल आया कि ई ब्लॉक को तो इतला कर दें ताकि मेजर औरंगजेब खटक तक हमारे मुहासरे में फंसने की खबर पहुंच जाए, या मरने से पहले कम से कम उन्हें दूसरे स्नाइपर के मरने की इत्तला ही पहुंचा दें। मैंने फौरन मतलूबा चैनल लगाकर ई ब्लॉक को कॉल करना शुरू कर दी। SS फॉर ई ब्लॉक ओवर। फौरन जवाब आया, ई ब्लॉक सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने कहा, अल्फा को बता दो कि जखीरे पर मौजूद दूसरा स्नाइपर भी जहन्नम वासिल कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ हम खुद दहशतगर्दों के घेरे में आ गए हैं। वचन राय को 50-60 आदमियों ने घेरे में लिया हुआ है। ओवर। पैगाम मिला, अगले 2 मिनट में पैगाम पहुंच जाएगा। ओवर। शुक्रिया, ओवर एंड ऑल कहकर मैंने एक बार चैनल 5 लगाकर सरदार की खबर ली कि उसकी जानिब से मुझे ड्रैगनॉफ के चलने की आवाज आई थी। सरदार की इत्मीनान भरी आवाज आई, एक दुश्मन कम हो गया है। मैंने कहा, एक नहीं खान साहब, 3। उसने मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, हाँ पता है, और मैंने फौरन रोशन खान वाला चैनल लगा दिया। उसके साथ ही मैं टेलीस्कोप साइट में सामने फैले दरख्तों का जायजा लेने लगा। एक और बात भी हमारे फायदे में जाती थी कि वचन राय टॉप के चारों तरफ तकरीबन 150 मीटर के इलाके में दरख्त मौजूद नहीं थे। यूं कम से कम वो छुप कर हम तक नहीं पहुंच सकते थे। नीचे एक दरख्त के तने के साथ मुझे सफेद लिबास की झलक नजर आई थी। मैंने अपनी शिस्त उसी पर मरकूज कर दी। वो अपना सर बाहर निकाल कर झांकता और फिर सर छुपा लेता। मेरे देखने के बाद भी उसने 2 दफा उसी तरफ सर बाहर निकाल कर देखा। तीसरी बार भी उसने सर बाहर निकाला, लेकिन बैरेट की जालिम गोली ने उसे सर वापस ले जाने का मौका न दिया। उसी वक्त 2-3 क्लैशनकोफें मुसलसल गरजने लगी, लेकिन अभी तक मैं क्लैशनकोफ की रेंज से दूर था। रोशन खान सेट पर अपने आदमियों को फायर न करने का हुक्म दे रहा था। मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए पुकारा, रोशन खान क्या हाल है? फौरन उसका जवाब मौसूल हुआ, कौन? मैंने कहा, रोशन खान, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि मैं तेरी दोनों आंखों के दरमियान गोली मारूंगा। बस कोशिश ये करना कि जनानियों की तरह सबसे पीछे न छुपे रहना। वो बोला, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना इस वक्त तुम्हें 50 आदमियों ने घेरे में लिया हुआ है। मैंने उसे सुलगाने की कामयाब कोशिश की। उनमें मरने वाले 4 शामिल हैं। क्या वो कम करके बता रहे हो? वो गालियां बकने लगा कि तू ये वो। उसकी लफ्जियात खत्म होते ही मैंने कहा, रोशन खान, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त मौजूद है। बेहतर होगा कि अपनी वसीयत लिख ले। कम से कम अपनी होने वाली बेवा को ही वसीयत करता जा कि वो तेरे बाद किससे शादी करे। उसकी बकवास एक बार फिर शुरू हो गई, तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और यही मैं चाहता था कि उसे इतना गुस्सा दिला दूं कि वो कुछ बेहतर सोचने के काबिल न रहे। दरख्तों की आड़ लेकर तेजी से ऊपर चढ़ो, 2 आदमी कितनों को रोकेंगे? उसने फौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया। कमांडर का हुक्म मिलते ही उनकी हरकत में तेजी आ गई थी। उसके साथ ही मुझे और सरदार को भी गोली चलाने के ज्यादा मौके मिलने लगे थे। मैंने मजीद 5 बार ट्रिगर दबाया और मेरी एक गोली भी जाया नहीं गई थी। सरदार की जानिब से मुझे 6-7 फायर सुनाई दिए थे। उस जानिब पेशकदमी में कमी आते देख कर मैंने बैरेट उठाई और झुके झुके अंदाज में उस जगह से 15-20 गज मगरिब की जानिब लेट गया। वहां से मुझे पत्थर के पीछे छुपा सरदार भी नजर आ रहा था। अचानक एक साथ कई क्लैशनकोफें गरजने लगी। साथ वो तेज फायर करके हमें मरूब करना चाह रहे थे। आईकॉम के बगैर मैंने सरदार से कहा, सरदार, मशरिक की जानिब को भी संभालो। सरदार ठीक है कहकर झुके झुके अंदाज में वहां से दूर हटने लगा। 2 मिनट बाद मेरे कानों में उसकी आवाज पड़ी। वो वचन राय की बुलंद तरीन जगह से मुझे आवाज दे रहा था, राजे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा, यार वहाँ हम बहुत खुले में हो जाएंगे। वो बोला, तुम आओ तो सही। वो मुसर हुआ और मैं राइफल उठाकर झुके झुके अंदाज में चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। ऊपर जाते ही मैं खुशी से उछल पड़ा था। लगता था किसी ने लाइट मशीन गन का मोर्चा बनाने के लिए खुदाई की है।
क्योंकि वहाँ अंग्रेजी के हुरूफ वी की सूरत में जमीन खुदी हुई थी। मैंने उस गड्ढे में उतरते हुए खुद को कोसा, बेवकूफों के सीन तो नहीं होते ना। सरदार ने फखर से छाती चौड़ी की, और तुम फिर भी पठानों का मजाक उड़ाते हो। इस जगह से हम चारों तरफ देखभाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ड्रैगनॉव मेरे हवाले करो और तुम क्लैशनकोफ से फायर करो। उसने ड्रैगनॉव मेरी जानिब बढ़ाते हुए पूछा, क्या बैरेट का एमुनिशन खत्म हो चुका है? मैंने कहा नहीं, लेकिन वो अब नजदीक पहुंच गए हैं और अब ऑटोमेटिक हथियार ज्यादा मुफीद रहेगा। मैंने बैरेट M107 को गड्ढे की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। मेरा रुख शुमाल की जानिब था और सरदार का जुनूब की तरफ। हम दोनों अपने सामने और दाएं बाएं नजर रखे हुए थे, इस तरह कि हम दोनों की गर्दनें मुसलसल गर्दिश में थी। रोशन पार्टी से लड़ाई शुरू हुए घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। मैंने घड़ी देखी, 2:30 बज चुके थे। उन्हें हमारी पोजीशन भी नजर आ गई थी। अब पेशकदमी करते हुए वो बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे। सरदार ने एक गोली फायर की और उसके साथ ही ऐलान हुआ, गोली जाया हो गई। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक आदमी ने दौड़कर अगले झुंड के करीब आना चाहा। ट्रिगर दबाते ही मैंने कहा, गोली जाया नहीं हुई। अच्छा ये लो। उसने मुसलसल 3 गोलियां फायर करते हुए कहा, तीनों ही जाया गई। मैंने कहा, खान साहब एक एक करके जाया करो। 3-3 गोलियां जाया करने का वक्त अभी तक दूर पड़ा है। ये कहते हुए मैं आई कॉम का चैनल तब्दील करने लगा कि काफी देर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जल्द ही रोशन खान की मनहूस आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो ही दरख्तों की आखिरी लाइन तक तमाम आदमी पहुंचते हैं, मुझे इत्तला दो। एक भारी आवाज ने अपनी कामयाबी की इत्तला दी। हम मशरिकी जानिब से दरख्तों की आखिरी हद तक पहुंच गए हैं। एक दूसरी आवाज उभरी, हम मगरिब की जानिब से भी बस पहुंचने ही वाले हैं। रोशन खान ने पूछा, बर्मन खान तुम्हारे आदमी कितनी दूर हैं? बर्मन खान ने जवाब दिया, हम दरख्तों की लाइन से 100 गज दूर होंगे। हमारे काफी आदमी जाया हो चुके हैं। यकीनन वो शुमाल की जानिब मौजूद था और उसी जानिब काफी आदमी मेरी गोलियों का शिकार हुए थे। गोया वो खुद जुनूब की जानिब मौजूद था। तुम उस जानिब को संभालो। मैंने सरदार के हवाले शुमाल की समत की और खुद जुनूबी तरफ चला गया। उस जानिब पत्थर ज्यादा थे, इस वजह से उन्हें दरख्तों के साथ पत्थरों की आड़ भी दस्तयाब थी। मशरकी जानिब से एकदम 6-7 क्लैशनकोफें गरजी। गोलियों की बौछार उस मोर्चे के अतराफ से टकराने लगी। हम अपनी जगह पर दुबक गए थे। सरदार ने अपनी क्लैशनकोफ की बैरल उस जानिब मोड़कर 4-5 गोलियां फायर कर दी। हम बिल्कुल भी फायर न करते तो वो दलेर होकर हम पर चढ़ दौड़ते। हमें सबसे ज्यादा सहूलत बुलंदी की तरफ से थी। हमवार जमीन पर हम उन्हें इतनी देर तक नहीं रोक सकते थे। अब भी हमारी पूरी कोशिश यही थी कि वो अपने नुकसान की वजह से पीछे हट जाएं, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि रात के वक्त उनकी जलगार को रोकना नामुमकिन हो जाता। वो अंधेरे का फायदा उठाकर आसानी से नजदीक पहुंच सकते थे, बल्कि 30-35 गज दूर से हैंड ग्रेनेड फेंक कर भी वो आसानी से हमें शहादत के मर्तबे पर फायज कर सकते थे। फायर के थमते ही मैंने एकदम सामने देखा। 2 आदमी दौड़कर एक पत्थर की आड़ से निकलकर दूसरे पत्थर की जानिब बढ़ रहे थे। उनमें सिर्फ एक ही कामयाब हो पाया था। दूसरे को ड्रैगनॉव की गोली ने इतनी मोहलत नहीं दी थी। अपने साथी को पुश्त के बल गिरते देखकर वो फौरन अपनी जगह पर दुबक गया था। नीचे लेटते ही उसने अपनी क्लैशनकोफ की बैरल का रुख हमारे मोर्चे की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया और जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई उसने ट्रिगर दबाए रखा। एक चीखती हुई गुस्सीली आवाज ने उसे फायर करने से मना कर दिया। वो आवाज रोशन खान की थी। वो काफी नीचे से आवाज दे रहा था। मैंने आई कॉम का बटन दबाकर कहा, रोशन खान क्यों औरतों की तरह चिल्ला रहे हो? वो गुस्से में चिल्लाते हुए वाही तबाही बकने लगा, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा वगैरह वगैरह। मैंने सरदार को रोशन खान की बकवास की तरफ मुतवज्जि किया। खान साहब सुन लो। उसने फौरन कहा, हाँ हाँ सुन लिया। उसके आगे उसने भी नाकाबिल अशात अल्फाज मुंह से निकालने शुरू कर दिए। मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैंने तंजी अंदाज में कहा, खान साहब यकीनन सारे पठान एक जैसे नहीं होते। सरदार नाराज भरे लहजे में कहकर मुसलसल फायर करने लगा, तुमसे बात करना ही फजूल है। उसे 7-8 गोलियां जाया करते हुए मैंने पूछा, कोई निशाना भी साधा हुआ है या नहीं? वो बोला, 2 आदमी दरख्तों की हद से आगे बढ़ने की कोशिश में थे। एक को जख्मी कर दिया है, दूसरा उसकी जगह दुबक गया है। दरख्तों की हद के पास आकर तमाम पार्टियां रुक गई थी। उससे आगे बढ़ने की कोशिश में 3 बंदे हर हद से गुजर कर अपने मालिक के हुजूर पहुंच गए। उसके बाद वो वहीं से इक्का दुक्का फायर करने लगे। कभी कभी वो एकदम तेज फायर खोल देते और उससे फायदा उठाकर कोई ना कोई चंद कदम आगे आ जाता। इसी तरह के तूफानी फायर में एक पत्थर उड़ता हुआ सरदार के सर से टकराया और उसका खून बहने लगा। मैंने फौरन अपना मफलर उसके जख्म पर कस कर लपेट दिया। वक्त आगे सरकता जा रहा था। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर हमसे 5 बजने का ऐलान करते नजर आए। मैंने कहा, 5 बज चुके हैं और 6:30 सूरज गुरूब होता है। यकीनन उसके बाद हम उनके हाथ में होंगे। सरदार अज़म से बोला, वो मुझे जिंदा तो नहीं पकड़ सकते। मैंने अफसुर्दगी से कहा, तो क्या बाद में भी तो उन्होंने हलाक ही करना होगा? वो बोला, हाँ लेकिन जिंदा उनके हाथ लगने का मतलब मरने से पहले दर्दनाक अजियतें झेलना है। मैंने तायदी अंदाज में कहा, सही। वो बोला, यार राजा, मैं मरने से पहले एक एतराफ करना चाहता हूँ। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, यही ना कि तुम मरना नहीं चाहते? वो बोला, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लीज़ोना चनारे से ज्यादा प्यारी लगती थी। उसने अपनी जिंदगी का गोया अहम राज मुनकशिफ किया। मैंने फीके लहजे में कहा, अब ये बात बताने का क्या फायदा?
ना तो मैं चनारे बेगम को शिकायत लगाकर तुम्हारी पिटाई करा सकता हूँ और ना ली जोना को ये खुशखबरी सुना सकता हूँ। वो बोला, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे मिजाज पर तवज्जो दिए बगैर उसने हसरत भरे लहजे में कहा। उसी वक्त क्लैशनकोफ मखसूस आवाज में गरजने लगी, लेकिन उसकी तड़तड़ाहट भी सरदार की बात मेरे कानों में पहुंचने से रोक न सकी थी। मैंने झिड़कने के अंदाज में पूछा, क्या मोहब्बत करके पछता रहे हो? वो बोला, राजे, वो मुसलमान होने पर तैयार हो गई थी। उसे मेरी दूसरी बीवी बनने पर भी एतराज नहीं था, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया और वो इसरार किए बगैर चुप हो गई थी। उसके तई मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था और सच कहूँ तो मुझे भी उस वक्त यही लगता था। मैंने कहा, तुम बाद में भी तो उससे राब्ता कर सकते थे। वो बोला, मैंने घर आते ही उसका फोन नंबर जला दिया था क्योंकि मैं उसे भुलाना चाहता था। ये कहते हुए उसने 2-3 ब्रस्ट फायर किए। तीसरे ब्रस्ट के खात्मे पर ट्रिंच की आवाज ने मैगजीन के खाली होने का ऐलान किया और वो दूसरी मैगजीन चढ़ाने लगा। उसने शायद अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आधी के करीब मैगजीन यूं ही फूंक दी थी। मैंने कहा, मतलब तुमने उससे राब्ते का रास्ता ही बंद कर दिया? वो बोला, तकरीबन ऐसा ही समझो। मैंने पूछा, तकरीबन का क्या मतलब? वो बोला, उसने जो पता बताया था वो मुझे याद है। अमेरिका से वापसी के 2 माह बाद मैं उसके पास जाने के लिए तैयार था, लेकिन अफसोस कि गुर्बत ने उसकी इजाजत न दी। मैंने कहा, यानी तुम्हारे पास जापान जाने का किराया नहीं था? सरदार ने एतराफ करते हुए कहा, हाँ ना। मैंने कहा, तो मुझसे मांग लेते। उसने गमज़दा हंसी से कहा, क्या कहता कि मुझे अपनी महबूबा के पास जाने का जापान का किराया दो। मैंने कहा, दोस्त से मदद मांगते वक्त अपना मसला नहीं बताया जाता। उस हालत में भी मैं उसे मदून किए बना नहीं रह सका था। वो बोला, अब इस वक्त तो मेरे पछतावों में इजाफा न करो। मैंने कहा, सरदार, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें 2 औरतों की मोहब्बत हासिल रही है। मैं तो 3 औरतों की मक्कारियां भुगत चुका हूँ। उसने पूछा, ये तीसरी कौन थी? मैंने कहा, रोमाना। तुम्हें अगर वो कश्मीरी चरवाहन याद हो तो? मैंने भी अपना सर नीचे करते हुए जवाब दिया। कुछ कहने से पहले उसने क्लैशनकोफ की बैरल दुश्मन की जानिब करके एक लंबा ब्रस्ट फायर किया और उसके साथ ही बैरल को नीम दायरे में घुमा दिया। मैंने भी ड्रैगनऑफ की नाल बाहर करके 6-7 मरतबा मुसलसल ट्रिगर दबा दिया। हम नहीं चाहते थे कि तेज फायरिंग की आड़ में वो हमारे करीब पहुंच जाएं, लेकिन इस तरह हम उन्हें ज्यादा देर नहीं रोक सकते थे। हमारे पास एमुनिशन भी ज्यादा नहीं था, खासकर ऐसी हालत में क्लैशनकोफ जैसे ऑटोमेटिक हथियार की जरूरत पड़ती है। अचानक मेरे कानों में एक मखसूस गन के फायर की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। सरदार, इनके पास LMG कहां से आ गई? सरदार ने मुंह बनाया, इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर 12.7 mm और मार्टर तक दस्तयाब हैं। तुम LMG का रोना रो रहे थे। उसी वक्त कई क्लैशनकोफें एकदम गरजने लगी। मुझे महसूस हुआ गोलियों का रुख किसी और जानिब है। हम दोनों एकदम सर उठाकर देखने लगे। सरदार बोला, राजे, गलती हो गई, मुझे ली जोना वाला राज नहीं खोलना चाहिए था। सरदार की आवाज में जिंदगी की रौनक नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हो गया? उसके कुछ कहने से पहले मुझे शुमाल की जानिब वच्चा नराय के दामन में 5-6 डबल केबिन टोयोटा नजर आई। चाकू चौबंद फौजी दस्ता हमारी मदद को पहुंच गया था। वो QRF क्विक रिएक्शन फोर्स थी। अब ये भागेंगे सरदार। मैं जल्दी से अपनी जगह पर हो गया। वो QRF के जवानों से फायर का तबादला कर रहे थे। गो उन्हें बुलंदी का फायदा हासिल था, लेकिन उसके साथ ये मसला भी था कि उनके अकब में भी पाक आर्मी के जवान मौजूद थे और कोई भी आदमी एक तरफ से आड़ हासिल कर सकता, दोनों जगह आड़ का दस्तयाब होना मुश्किल होता है। सरदार मुसलसल फायर कर रहा था। 6-7 गोलियां फायर करते ही वो मुझसे मुखातिब हुआ। राजा साहब, अगर ड्रैगनऑफ मिल जाती तो क्या बात थी? मैंने कहा, ये लो। ड्रैगनऑफ उसके हवाले करते हुए मैंने दोबारा बैरेट उठा ली, क्योंकि अब वो दोबारा पीछे भाग रहे थे और बैरेट की 10-11 गोलियां अब तक मौजूद थी। थैले से गोलियों का पैकेट निकालकर मैंने बैरेट की मैगजीन भरी और दोबारा पोजीशन संभाली। हमारी तरफ से फायर न होता देखकर 2 आदमी भागते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। एक को दुनियावी फिक्रों से आजाद करके मैंने दोबारा राइफल कॉक की। इस दौरान दूसरा एक पत्थर के पीछे लेट गया था। मैंने आईकॉम पर चैनल 9 लगाया कि हमारा राब्ता हमेशा उसी चैनल पर होता था। वो उसके बाद गुफ्तगू के लिए हम चैनल तब्दील कर लिया करते थे। SS for 1 अल्फा ओवर। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि औरंगजेब साहब वहाँ आया होगा, लेकिन इतना यकीन था कि जो भी वहाँ आया होगा उसे औरंगजेब साहब ने लाजिमन चैनल और मेरा कोड नेम बता दिया होगा। 1 अल्फा फॉर SS, सेंड योर मैसेज ओवर। मेजर औरंगजेब की इत्मीनान भरी आवाज सुनकर मुझे खुशगवार हैरानी हुई। मैंने कहा, शुक्रिया सर, फिलहाल मैं भगोड़ों से निमट लूं। ओवर एंड ऑल। मैंने उसे अपनी खैरियत पहुंचानी थी, इसलिए लंबी बात करने से गुरेज किया। मैंने सरदार को कहा, सरदार, अपने आईकॉम पर चैनल 9 लगा दो, मैं जरा रोशन खान स्टेशन पर कोई बात सुन लूं। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, रॉजर बॉस। मैंने फौरन चैनल तब्दील करके आईकॉम नीचे रखा और राइफल संभाल ली। एक आदमी दरख्त की आड़ में बैठे हुए शुमाल की जानिब फायर कर रहा था, क्योंकि उस जानिब से QRF के जवान पेशकदमी कर रहे थे। फायर करते हुए उसका दायां कंधा दरख्त की आड़ से बाहर था। मैंने फौरन उसके कंधे पर शिस्त साधी। अगले ही लम्हे क्लैशनकोफ उसके हाथ से गिरी और वो अपने कंधे को थामते हुए दोहरा हो गया। उस हालत में उसका सर आड़ से बाहर आया
और मैंने दूसरी गोली फायर करते हुए उसे दुनियावी तकालीफ से छुटकारा दे दिया। अंधों की तरह मत भागो, आड़ लेकर फायर का जवाब देते हुए नीचे उतरो। रोशन खान की चिंगाड़ती हुई आवाज आई कॉम से बरामद हुई। मेरे पास उसे छेड़ने का वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था उसके ज्यादा से ज्यादा आदमी हलाक कर सकूं। मेरी हदफ की तलाश में भटकती नजरों को पत्थर की आड़ में लेटे एक शख्स का पांव नजर आया। वो जालिम दो पत्थरों के दरमियान लेटा हुआ था। निस्बतन बड़ा पत्थर गहराई की जानिब था। मेरी तरफ मौजूद पत्थर की आड़ में लेटने की वजह से वो छुप गया था। मैंने फौरन उसके पांव पर शिस्त बांधी। ट्रिगर दबाते ही मैंने उसे तड़प कर सीधा होते देखा। यकीनन उसका आधा पांव कुर्बान हो चुका था। 300 गज के फासले पर बैरेट M107 की गोली जितनी तबाही मचा सकती है, उसका अंदाजा एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर ही कर सकता है। मेरे राइफल को दोबारा कॉक करने से पहले वो उसी पत्थर के पीछे दुबक गया था, लेकिन अब वो वहां से हरकत नहीं कर सकता था। मैं भी इंतजार में था कि वो कहीं खिसके और मैं उसके मरने वाले साथियों के पास पहुंचाऊं। आईकॉम से उभरने वाली आवाज ने मुझे खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया। नासिर खान, कमांडर रोशन खान के पांव में गोली लगी है, उसके पांव पर पगड़ी लपेट कर उसे नीचे पहुंचाओ। नासिर खान ने फौरन हुक्म दिया। यकीनन रोशन खान के बाद वही कमांडर था। रोशन खान, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने फौरन आईकॉम उठाकर रोशन खान को पुकारा। रोशन खान की आवाज में शामिल तकलीफ और गुस्सा मुझे ये बावर करवाने के लिए काफी था कि वो कितनी अजियत से गुजर रहा है। वो बोला, तुम जैसे कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, रोशन खान, तुम अपने बदन के जिस हिस्से को हरकत दोगे वो उस तुम्हारे बदन का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर शक है तो अपना एक हाथ पत्थर की आड़ से निकाल कर दिखाओ। ये बात करते हुए भी मैंने अपनी शिस्त उस पत्थर पर बरकरार रखी हुई थी। उसी वक्त एक आदमी झुके झुके अंदाज में उस पत्थर के करीब पहुंचा। यकीनन वो रोशन खान की मदद के लिए आया था। उसकी बदकिस्मती कि मेरी सारी तवज्जो उस पत्थर पर ही मरकूज थी। वो बमुश्किल पत्थर की आड़ से निकलकर रोशन खान तक पहुंच सका था कि मैंने ट्रिगर प्रेस कर दिया और 300 गज के फासले पर बैरेट M107 की गोली जाया जाने का मतलब कि मैं फायर के अबजद से भी वाकिफ नहीं हूँ। वो रोशन खान के ऊपर ही गिरा था। राइफल कॉक करके मैंने आईकॉम उठा लिया। रोशन खान, अब तो यकीन आ गया होगा। जवाबन उसकी कोई आवाज नहीं आई थी। उसी वक्त उसने लाश को दूर झटक दिया। मैंने उसे गुस्सा दिलाया, वैसे तुम माफी मांगकर अपनी जान बचा सकते हो। रोशन खान ने बेबसी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है जवान? मैंने कहा, तुम मुझे SS कह सकते हो। मैं आईकॉम सेट पर इसी नाम से गुफ्तगू करता था और यकीनन ये उसे भी मालूम था। रोशन खान की थकी हारी आवाज आई, SS, मैं माजरत खा हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे झटका लगा, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। मैंने खुद ही तो माफी की शर्त पेश की थी। मुझसे कोई जवाब नहीं बन पड़ा था। उसी वक्त मैंने रोशन खान को पत्थर की अकब से उठते हुए देखा। वो क्लैशनकोफ को डंडे की तरह जमीन पर टेकते हुए उठा और एक बार उसने मेरी जानिब निगाहें उठाई। चंद लम्हे उसी तरह देखता रहा और फिर मुड़कर जाने लगा। वो मेरे निशाने पर था। कोशिश के बावजूद मैं ट्रिगर न दबा सका। वो 2 कदम ही चला होगा कि बड़े पत्थर के पीछे से एक आदमी निकल कर सहारा देने के लिए उसके करीब हुआ। रोशन खान के बचकर निकल जाने का गुस्सा मैंने नए जाहिर होने वाले हदफ की खोपड़ी में रोशनदान खोल कर निकाला। मैंने आईकॉम का बटन दबाकर गुस्से भरे लहजे में कहा, माफी सिर्फ तुम्हें दी है रोशन खान। रोशन खान की चिल्लाई हुई आवाज आई, जानता हूँ, और वो लंगड़ाता हुआ नीचे जाने लगा। 10-15 गज नीचे ही दरख्तों का झुंड था। QRF के जवान शुमाल की जानिब से काफी ऊपर आ चुके थे। चारों तरफ से दहशतगर्द गायब हो चुके थे। उसके बावजूद हम मोर्चे में दुबके रहे। सूरज जर्द होकर पहाड़ों के पीछे गायब हो रहा था। उस हालत में दहशतगर्दों का ताकुब करने से भी QRF के जवानों को कुछ हासिल होने वाला नहीं था। जल्द ही QRF के जवान हमारे मोर्चे के करीब पहुंच चुके थे। सबसे आगे मेजर औरंगजेब खटक को देखकर मुझे उसकी दलेरी पर यकीन आ गया था। खतरा टल गया था। मैं मोर्चे से बाहर आकर मेजर औरंगजेब की तरफ बढ़ गया। कैसे हो जवान? मुझे छाती के साथ भेजते हुए उसने शफकत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा, हमारी हालत आपको रास्ते में मिलने वाली लाशों से मालूम हो चुकी होगी। वो बोला, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। उसने मेरी पीठ थपथपाई और तहसीन आमेज लहजे में कहते हुए सरदार की जानिब बढ़ गया। QRF के 3 जवान जख्मी हुए थे। दुश्मन अपनी 25 लाशें छोड़कर भागा था। उसमें 19 आदमी हमारा शिकार बने थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिल